बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, डॉक्टर इदरीस मैं आपको लाइफ लाउंज में वेलकम करता हूँ। इस हफ़्ते का पहला प्रोग्राम, जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकिफ़ हैं, हम कुछ एक्सपर्ट्स बुलवाते हैं जो अपनी अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि मेडिकल बिलउमूम, स्किन बिलखुसूस और इसके अलावा एक मुआशरती मसला जो है उसको भी डिस्कस करें, और कोशिश करें कि हम आपके लाउंज का हिस्सा बन सकें और आपसे वो बातें करें जो बातें आप सुनना चाहते हैं, वो बातें जो आप चाहते हैं कि हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन तक भी पहुँचे और उन्हें अंदाज़ा हो कि हम किन लाइनों की तरफ जा रहे हैं, और हमारी दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी दोनों की जो सक्सेस है, कामयाबी है, वो किस में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी इस ज़िंदगी में भी और अगली ज़िंदगी में भी कामयाबी का वाहद जो दारोमदार है वो इसी पे है कि हम वापस बैक टू द बेसिक, कि अपने बेस की तरफ वापस आ जाएं। और हमारा बेस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फ़िक्स कर दिया था, बना दिया था। अब हम जितना उस बेस के साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम यहाँ भी इस दुनिया में भी हमें कामयाबी मिलेगी, और उतना ही हमारी अगली ज़िंदगी जो है, जो कि दायमी ज़िंदगी है, वो भी उसी हिसाब से आसान होगी और कामयाब होगी। आज जो स्किन का टॉपिक हमने किया है, आज आपको पता है कि पिछले कुछ प्रोग्राम्स से हम कुछ प्रोसीजर्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब मैं रास्ते में था तो मुझे कहा गया कि नहीं, सीबोरिक डर्माटाइटिस, डेंड्रफ की जो एक बड़ी किस्म है उस पर बात करें। पहले भी एक्चुअली हमने इस पर कुछ बात की थी। मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ी सी बात इस पर करके, अगर टाइम मिला तो फिर कोई एक प्रोसीजर जो IPL है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो मैंने अपने मेहमान बुलवाए हुए हैं, उसके लिए हमने पहला जो सेगमेंट जो हमारा है वो है जिसमें हम कोई मुआशरती इश्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम बात करें खिदमत खल्क, कि खिदमत खल्क कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों ज़रूरी है। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे कितना ज़ोर दिया है और इसकी अहमियत किस तरह से बयान की है, इस पे हम बात करेंगे। और खिदमत खल्क के मुआशरे पे क्या असरात आते हैं, इस पे भी बात होगी। और खिदमत खल्क करने से इस ज़िंदगी में और अगली ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या कामयाबियाँ मिलती हैं, उन पे भी बात करेंगे। और इसके लिए जो मेरे मेहमान हैं, मैं आपका उनका तारुफ़ करवाता हूँ। जनाब मुफ्ती मोहम्मद तारक मुस्तफ़ाई साहब, इनसे इस मौजू पे डिटेल पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दूसरा सब्जेक्ट जो आज हमारे पास है, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट जनाब फैमिली मेडिसिन से इनका ताल्लुक़ है, और आज इनके लिए हमने जो मौजू चुना है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है, होना चाहिए, हर किसी का नॉर्मल में रहे तो बहुत अच्छा है। जब नॉर्मल से ऊपर जाता है या नॉर्मल से कम हो जाता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? और ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये बड़ी कॉमन सी और आम सी बीमारी है। और आज के दौर में जिसमें इतने मसाइल हैं, स्पेशली मुआशी और नफ्सियाती और स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो यही कहता है। और जब गुस्सा आता है ना, स्पेशली मुझे उस बात पे हंसी आती है, जब गुस्सा आता है तो बात की जाए कि यार इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, यार मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो जब वो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या वो वाकई गुस्सा देता है बंदे को, उससे गुस्सा आता है कि नहीं, इस सारे पे आज हम बात करेंगे। और मेरे मेहमान हैं इसमें जनाब डॉक्टर नदीम सरवर साहब, जो फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, इनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए हम डॉक्टर साहब से बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ब्लड प्रेशर, ब्लड फशार खून, जी, ये एक हमारे बॉडी का ही हिस्सा है। ठीक है। और इसके बगैर ज़िंदगी तो मुमकिन नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, ब्लड तो हमारा माशाल्लाह मूव करना है, ब्लड फशार रहना है। ये ब्लड के दबाव को एक है, ये एक ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली हर इंसान में ही है, बचपन से लेकर। दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये कह सकते हैं हम, इस तरह से मैं थोड़ा सा करूं कि ब्लड प्रेशर जो गलतुल आम में कहा जाता है वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है। नॉर्मली ब्लड का प्रेशर ये है कि जब दिल से खून आता है तो आर्टरीज में वो जिस फोर्स से आता है, वो फोर्स जो है उसको जब मेजर किया जाता है, उसको नापा जाता है, तो उसको कहा जाता है कि ये ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। हाइपोटेंशन है जो लो है, और हाइपर है जो
हमारा ज़्यादा है। ठीक। आमतौर पे जो नॉर्मल है वो 120/80 है, ठीक है, एवरेज में। ठीक है। लेकिन हम 139 तक इसे हाई नॉर्मल ही कहेंगे, जिसमें आप लोग कहते हैं कि जनाब मुझे गुस्सा ब्लड प्रेशर की वजह से आ रहा है। तो अगर आप गुस्से में भी हैं तो आपका जो है हाई नॉर्मल तक ही जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल तक ही जाएगा, इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं। हाँ, लेकिन अगर हाई ब्लड आप स्ट्रेस में हैं या किसी और मसले माशरती, घरेलू या किसी भी सोशल या किसी भी और एक्टिविटीज़ की वजह से परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, तो इसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर में ऊंच नीच आती रहती है। लेकिन इसके लिए हमें फिर उसको देखना पड़ता है, डॉक्टर को आपको चेक करवाना है, उसने मेजर किया तो आपका 140/90 आ रहा है, तो इसके लिए ये नहीं है कि हमने आते ही आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देना है, नहीं। उसके लिए हम 2 से 3 वीक आपको मेजर करेंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे आगे, फिर उसको आगे देखेंगे कि क्या है आपका। अगर तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो वो इस पे जो है कि इसको किस तरह से मेजर करते हैं, या किस लेवल पे जाके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और किस लेवल पे क्या क्या हमने उसके जो ट्रीटमेंट्स क्या देनी है, जो लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं वो करनी है या मेडिसिन करनी है, ये हम अगले सेगमेंट्स में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद तारिक मुस्तफ़ाई साहब की तरफ। और मुफ्ती साहब, खिदमत खल्क क्या मुराद है इससे? खिदमत खल्क से मुराद मखलूक की खिदमत करना। ठीक। खल्क से माना पैदा, जिसे पैदा किया गया मखलूक मुराद है, और जिसे पैदा किया गया तो वो कुल कायनात के इंसान है, जिसके अंदर इंसान भी हैं और हर जी रूह इससे मुराद लिया जा सकता है, जो मखलूकात में जी आता बिल्कुल। तो खिदमत खल्क ये एक ऐसा माशरती जो है वो टॉपिक है कि जिसमें हर मज़हब के अंदर ही इस पे ज़ोर दिया गया कि आपने खिदमत खल्क करनी है, और अपने मज़हब से और मज़हब को बाला ताक रखते हुए इस पे जो काम करना है। तो इस्लाम के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात का ज़िक्र फरमाया है कि वो अपने अपने ज़माने के अंदर मखलूक खुदा की हर तरह से रहनुमाई करते। ठीक। अगर किसी को इल्म की ज़रूरत होती तो इल्म के तौर पे उसकी रहनुमाई की जाती, और इसी तरह अगर किसी को इल्म के अलावा किसी रुपया पैसे की, मालो दौलत की या हुनर की ज़रूरत होती तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उसकी रहनुमाई करते। तो कुरान के अंदर बहुत सारे वाक़यात इसी तरह के जो है वो बयान किए गए। उनमें से एक वाक़या सूरतुल बकरा की आयत नंबर 82 और 83 के अंदर बयान किया गया कि अल्लाह इरशाद फरमाया कि हमने बनी इसराइल से एक पुख्ता वादा लिया। वो वादा क्या था कि आप अल्लाह के अलावा किसी को माबूद बरहक नहीं मानेंगे और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे। अब वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ये खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा मौजू है कि आपके जो खिदमत खल्क का सबसे पहला जो मुस्तहिक होगा वो आपके वालिदैन होंगे, क्योंकि वो मोहसिनीन भी हैं आपको इस दुनिया में लाने के अंदर उनका बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है, तो सबसे पहले वो होंगे। उसके बाद करीबी रिश्तेदार, वबिज़िल कुर्बा जिसे कुरान ने ताबीर किया, करीबी रिश्तेदार। उसके बाद फरमा वल यतामा वल मसाकिन, यतीम होंगे और मसाकिन होंगे। तो ये जो अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वालिदैन हुस्न सलूक के, आपके खिदमत खल्क के जो है वो ज़रूरतमंद हैं तो उनकी जो है वो खिदमत की जाए हर तरह से। इसी तरह यतीम है, मसाकिन है। तो ये एक गोया कि हमें ये इशारा दिया गया, हमें ये हुक्म फरमाया गया। बज़ाहिर तो ये बनी इसराइल का वाक़या लगता है कि मुखातिब जो है वो औलाद याकूब को जो है वो किया गया, लेकिन ये हमारे लिए भी इशारा था कि क्योंकि कुरान मजीद बुरहान रशीद बन के आया है हमारे पास, तो इसलिए ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मौजू भी है और अल्लाह का हुक्म भी है। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले सलाम का एक वाक़या जिसे कुरान की सूरत कसस के अंदर बयान किया गया, वो वाक़या ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले सलाम जब मदाइन तशरीफ़ ले गए ना जी, तो वहाँ पे आपने देखा कि लोग जो है वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। तो आपने 2 ख़वातीन को देखा कि वहाँ पे खड़ी वो इंतज़ार कर रही थी कि शायद वो मर्द जो है वो साइड पे हो जाए तो हम अपने जानवरों को पानी पिलाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ जो है वो मैलान हुआ। आपने पूछा कि आप किस मकसद से यहाँ पे खड़ी हैं? तो वो कहने लगी कि जब ये राई चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला लेंगे ना, उस वक्त हम भी अपने जानवरों को पानी पिला लेंगे। उस माशरे के अंदर भी ये नहीं था कि ख़वातीन काम करती। तो साथ में रीज़न और वजह ये बयान की कि हमारे वालिद गिरामी जो है ना वो बूढ़े हैं, खुद वो काम नहीं कर सकते, तो मजबूरन हमें जो है वो ये जानवरों को पानी पिलाना या चारा देना ये हमें काम करना पड़ता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन ख़वातीन को एक सायादार दरख्त के नीचे खड़ा किया और उनके जानवरों को लिया
सही। इसे कुरान ने बयान किया। उनके जानवरों को लिया और पानी पिलाने के बाद उनके पास छोड़ दिया। तो अल्लाह करीम ने इस खिदमत खल्क का जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, जो ज़िक्र कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर किया। इसी तरह एक खिदमत खल्क का बड़ा खूबसूरत वाक़या सूरत यूसुफ़ के अंदर जनाब सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी आपने बेशुमार मरतबा सुना पड़ा होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था अज़ीज़ मिस्र से कि आप हमें जो है वो वज़ीर आज़म बना दे, अपना नायब बना ले। तो उसने पूछा था कि आप क्या कर सकते हैं। तो फरमाया जो आपने ख्वाब देखा है ना कि 61 साली के हवाले से जो अनकरीब हमारे इस मुल्क पे और बिलउमूम जो है वो पूरी दुनिया पे जो है वो आने वाली है, तो मैं इसका बेहतर से बेहतरीन हल तलाश कर सकता हूँ। तो आपने अपने आप को जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए पेश कर दिया। तो बादशाह का फ़ैसला अच्छा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस वज़ारत के लिए मुंतखब किया गया और आपने ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई, ऐसे रूल और रेजोल्यूशन अपनाए कि जिसकी वजह से कि पूरी रोए ज़मीन पे 61 साली हुई, लेकिन मिस्र में और इराक़ के अंदर 61 साली नहीं हुई। तो ये आपके बेहतरीन फ़ैसले थे और इस खिदमत खल्क का जिक्र अल्लाह करीम ने कुरान की सूरत यूसुफ़ के अंदर जिक्र फरमाया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या मिलता है खिदमत खल्क के हवाले से कि आप जो है वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और अल्लाह के हुक्म से उन्हें फूंक मार के ज़िंदा करके उड़ा देते थे। और इसी तरह कुरान ने कहा व उबरुल अकमहा वल अबरसा व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह कि उनके पास कोई अगर मादरजात अंधा आ जाता या बर्स के मर्ज़ वाला आ जाता या मुर्दा आ जाता तो आप अल्लाह के हुक्म से उसे ज़िंदा कर देते। तो ये भी खिदमत खल्क है। और फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने, कि इसके इवज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं लेते थे। हालांकि किसी मुर्दे को ज़िंदा कर देना, उसमें जान डाल देना या किसी बहुत बड़ी बीमारी का इलाज कर देना कि जिसका इलाज उस माशरे के अंदर मुमकिन ही नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी इवज़ के, बग़ैर किसी अपना माल के उस काम को सर अंजाम देते थे। और फिर ये भी फरमाया करते थे अगर तुम मुझसे ये पूछना चाहो ना कि तुम क्या घर से खा के आए हो और क्या रख के आए हो, मैं तुम्हें वो भी बता सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। कुरान पाक से बहुत सारे वाक़यात आपने बयान किए कि खिदमत खल्क अम्बिया का पेशा है। बिल्कुल। और यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बात की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने अपने आप को जब वज़ारत उज़्मा के लिए पेश किया तो उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि मैं वो पॉलिसीज़ लेके आऊँगा जिससे अवामुन नास का फ़ायदा होगा। क्योंकि क्या है, डेफिनेटली वो उस वक्त जो कहत पड़ा था वो सारी दुनिया पे था बिलउमूम और उस एरिया में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा था। तो उससे हमें ये डायरेक्शन भी मिलती है कि जब भी हमें देखा जाए, हम अपने आप को किसी ओहदे के लिए पेश करें, हाँ वो काउंसलर हो, हाँ वो नाजिम हो, हाँ वो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, तो हमें इस बात का यकीन ध्यान रखना चाहिए, हमारी तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि मुझे प्रोटोकॉल के लिए या मुझे नाम के साथ अपने काउंसलर या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अम्बिया की सुन्नत पे चलते हुए अवामुन नास की खिदमत के लिए मैं वो पॉलिसीज़ बनाऊँ जिससे हमें, हमारी आवाम को, हमारे लोगों को फ़ायदा हो और उनके लिए मसाइल कम से कम हो। और डेफिनेटली जब ऐसा होगा तो आप ख़ुद देखेंगे कि मुआशरा कितना खूबसूरत होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में भी, आप यकीन मानिए अगर आप आवाम के लिए अच्छी पॉलिसीज़ लेके आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको अगले इलेक्शन में या उससे अगले इलेक्शन में कोई डिफ़ीट कर सके या हरा सके। मैं हमेशा इसमें एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने मुसलमानों को जो वजारत दी वो वजारत ख़जाना थी। और वजारत ख़जाना उन्होंने सिर्फ इस बेस पे दी, तारीख़ में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि इतना मुश्किल टाइम चल रहा है इस वक्त, कलेक्टिव जो इंडो पाक था उस वक्त इंडिया, उस पर इतना मुश्किल वक्त चल रहा है और इस वक्त जो वजारत ख़जाना जो बजट बनाएगी यकीनन उस बजट में आवाम के लिए मसाइल होंगे। जब मसाइल होंगे तो लोग जो हैं इनसे मुतनफ़र हो जाएंगे। वो उनकी एक चाल थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहते हैं कि वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कायद भी ऐसा दिया था कि कायद आज़म उन्होंने अपने जो वज़ीर ख़जाना थे उनसे कहा कि आपने अवाम दोस्त बजट बनाना है, और उन्होंने वो बजट बनाया जो पूरे इंडिया की तारीख़ में इतना अच्छा बजट नहीं आया था। और वही चीज़ उनके लिए इतनी अच्छी हुई कि आगे जाके वो तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी का बायस भी बनी। तो हमारे आज के हुक्मरान और हमारे आज के जितने भी, मैं तो ये कहता हूँ कि हुक्मरान अपनी जगह पे, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही बजट और अपनी
अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही की पॉलिसीज़, अपनी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी मुलाजमीन के लिए बेहतर बनाएं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। इवन अगर आप एज ए मैनेजर या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कुछ गलतियां भी करते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करता है। और उन मुलाजमीन की और वो लोग, क्योंकि कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अर रियायतिही, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि तुम में से हर एक जो है वो मुलाजिम है, हर एक जो है वो उससे पूछ होगी जो उसकी रियाया है। अगर वो कुछ नहीं करता ना, तो वो बाप है, तो उसके बच्चे उसकी रियाया में आएंगे, उनके बारे में। और जब अगर वो उनके लिए अच्छा डिसीजन लेगा तो यकीनन उनके लिए भी अच्छा होगा, और उनकी दुआएं, जो आपके मुलाजमीन हैं उनकी दुआएं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा स्किन के हवाले से भी। जो डैंड्रफ या सेबोरिक डर्माटाइटिस की हमने बात की, तो डैंड्रफ यस पूछा गया था कि क्या खुश्की जिल्द में भी हो सकती है। यस, बिल्कुल होती है, जिल्द में भी खुश्की होती है, सर में भी खुश्की होती है। जिल्द की और सर की खुश्की थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जिल्द की खुश्की जो है, पहले इस पर मैं बात कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है कि जिल्द की खुश्की के दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो यह है कि इंटरनली अगर आप में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, अगर आपने पानी कम पिया हुआ है तो वो जिल्द पे खुश्की आएगी। और दूसरी ये है कि बाहर से अगर आपका मॉइस्चराइज़र जो है या आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो रही है, आप अगर गर्मी में हैं या धूप में हैं तो वो स्किन ड्राई हो सकती है। और तीसरी जो रीज़न होती है वो नॉर्मली ये होता है कि जो किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए, जैसे शावर लेते हुए या नहाते हुए साबुन अच्छे से ना उतारा जाए तो वो साबुन की एक तह जब जिस्म पे रह जाती है तो वो भी खुश्की करती है और उससे जो है ख़ारिश भी होती है। और इसका जो इलाज है वो तो सिंपल सा है कि आप दोनों तरफ से इसको करने की कोशिश करें। सिर्फ जो क्या कहते हैं हमारे लाइफस्टाइल मेजर्स है ना, वो इसको ट्रीट कर सकता है। अगर ये उससे आगे चली जाए डिजीज़ में, जिसको हम एक्जिमा कहते हैं या डर्माटाइटिस की मुख्तलिफ अक़साम में आ जाता है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। जो जिल्द की खुश्की है उसका सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी वाटर इनटेक जो है, पानी इनफ मिकदार में पिए। मैं हमेशा अपने जो मरीज़ हैं उनको कहता हूँ कि एक सिंपल सी गेज या आप क्राइटेरिया कह लें कि आपने पानी पूरा पिया है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने होंठों को देखें। अगर आपके होंठ ड्राई हैं या बात करते हुए बार बार आपको लग रहा है कि आपका मुंह ड्राई हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने पानी इनफ नहीं पिया। आप पानी और पिए। बहुत सारे लोग हैं, पानी पीने का तरीका भी मुनासिब होना चाहिए। वो पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो आज 8 लीटर पानी पिया है, फिर भी मेरे होंठ भी ड्राई हैं और मेरी स्किन भी ड्राई है। तो उसके लिए ये होता है कि आपने जो पानी पीना है कोशिश करें कि उसके साथ पानी जो है वो कंटिन्यूसली पिए। ऐसा नहीं है कि एक सिटिंग में बैठ के आपने 3-4 गिलास पानी पी लिया और उसके अगले 4-6 घंटे पानी नहीं पिया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डायूरेटिक्स हैं, जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अगर आप ये लेते हैं तो ये भी जिस्म से पानी निकालते हैं। और जब ये जिस्म से पानी निकालेंगे तो यकीनन डिहाइड्रेशन होगी, ड्राइनेस होगी, खुश्की भी होगी। तो पानी को एक मुनासिब मिकदार में पिएँ और रेगुलरली हर आधे घंटे के बाद पानी पिएँ। और दूसरा ये कोशिश करें कि जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको स्पेशली गर्मियों में कम से कम करें। आप अगर पीछे थोड़ा सा जाए तो हमारे कल्चर में भी ये होता था कि गर्मियों में जो भी मेहमान आते हैं उनको पानी या मशरूबात दिए जाते थे और सर्दियों में चाय दी जाती थी, क्योंकि सर्दियों में पानी वैसे ही जिस्म में रिटेन करता है और पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो आप भी उसी को कोशिश करें कि एक तो पानी ज़्यादा पिएँ और दूसरा जब शावर लें तो अच्छे से जो भी आपने शैम्पू या जो साबुन यूज़ किया है उसको अपने जिस्म से पानी के साथ निकालें और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा दें। आपकी जो स्किन की ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं बालों की तरफ। तो बालों में जो ड्राइनेस होती है उसको हम डैंड्रफ भी कहते हैं, और डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो सेबोरिक डर्माटाइटिस या इन्फ्लेमेशन कह लें उसमें आ जाती है। इसकी जो रीज़न है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। नॉर्मली इसकी रीज़न फंगस होती है। नॉर्मली वो फंगस जो है वो नॉर्मल भी होता है हमारे बालों में, और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ड्राइनेस और डैंड्रफ निकलती है। दैट्स एक्सेप्टेबल, प्रोटेक्टिव फिनोमेना होता है। लेकिन अगर वो एक लेवल से बढ़ जाए, जैसे ब्लड प्रेशर की हमारी बात होगी तो उसमें भी यही होगा कि ब्लड प्रेशर है 120 और 80, 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला, वो नॉर्मल है। अगर वो बढ़ जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। डिजीज़ हमेशा वही ट्रीट होती है जो नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए या नॉर्मल लेवल से कम हो जाए। तो सेबोरिक डर्माटाइटिस में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फंगस है। अब वो फंगस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से बालों में ड्राइनेस हो जाती है। अब ये बालों में सिर्फ
सर के बालों में नहीं, ये जो भवें हैं इनमें भी आएगी। इसके अलावा जो नाक के गिर्द का एरिया वहाँ पे भी आती है, आपकी अगर दाढ़ी रखी हुई है तो उसमें भी हो सकती है, कानों की बैक साइड पे भी आ जाती है। ये जब जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतनी ही ये प्रॉब्लम करती जाती है, और इसको अगर ये बढ़ जाए तो जैसा मैंने आपको बताया सीवरेक डर्माटाइटिस कहा जाता है। अगर सिंपल खुश्की है उसके लिए तो उसकी तो ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हैं कि आप ऑयलिंग कर सकते हैं और शावर रेगुलरली ले सकते हैं, या ओवर द काउंटर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ हैं उनको यूज़ करके आप कर सकते हैं। लेकिन जो सीवरेक डर्माटाइटिस है, जब ये बीमारी में आता है तो इसको फिर ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर में। इसके लिए आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट ही चाहिए होती है, और बेहतर है कि डर्माटोलॉजिस्ट को टाइमली दिखाएं, ताकि ये जितनी जल्दी ट्रीट करें उतनी जल्दी बेहतर होता है। इसकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं वो हम अगले सेगमेंट में जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं डॉक्टर नदीम सरवर की तरफ। डॉक्टर साहब, पहले तो क्विकली हम इस पे बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अभी मेरा बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लो ब्लड प्रेशर है उसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है? ड्रोजीनेस मोस्टली है, थकावट होगी, आप टायर्ड होंगे जी। आपको चक्कर वगैरह वो तो चले थोड़ा मोस्ट चले जाएं अगर डिहाइड्रेटेड हैं, और प्लस आप कुछ किसी को जैसे कि आजकल के मौसम में डायरिया बहुत ज़्यादा है जी, तो उसमें लूज़ मोशन या वोमिटिंग के साथ है तो आपका बीपी बहुत फॉल डाउन हो जाता है। तो उसमें पेशेंट जब आएगा तो वो ऐसे होगा जी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है डॉक्टर साहब। ठीक है। तो बीपी चेक करें तो वो मोस्टली 80 या 90 के बिटवीन होता है। ऊपर वाला जो ऊपर वाला सिस्टोलिक जो है ऊपर वाला, और नीचे वाला 50-60 राउंड बोट, तो ये है इसमें। लेकिन यह कि 90 प्लस अगर है तो मोस्टली जो पेशेंट हैं हमारे पास आते तो उसमें 90 प्लस है, लेकिन उनके लिहाज से वो एक लो बीपी ही है जी। लेकिन मोस्टली हम मेडिकली लिहाज से 100 से ऊपर अगर बीपी आ रहा है 160 170 तो इसे लो कास्ट नहीं करते हैं। ठीक है। इसी तरह बहुत सी और वजूहत हैं जो बीपी है। मोस्टली बाज़ लोगों का तकरीबन हम जब चेक करते हैं तो अराउंड 40% लोगों का बीपी जो है 100 लेस दैन सिस्टोलिक जो है वो 100 लेस दैन 100 ही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब हम हर एक को लो बीपी का पेशेंट नहीं कहेंगे जी। इसमें बहुत सी वो कोई ऐसी रीज़न सिम्टोम जो हैं आए स्पेशली पेश हों तो हम तब जाके इसको ट्रीट की तरफ लेके जाते हैं। वैसे तो अगर वो खाना नहीं खाया, रमज़ान गुजरा है, तो इसमें मोस्टली पेशेंट आते थे कुछ 4-5 बजे कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, गिर गए हैं। तो वो डाइहाइड्रेशन की वजह से, खुराक की कमी की वजह से, कुछ ना खाने की वजह से, वो ऑलरेडी लो बीपी के पेशेंट होते हैं ज़रा, तो इसमें अगर वो करते हैं तो वो चले जाते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा चलिए, जो डॉक्टर साहब ने बताया इसको मैं थोड़ा सा सम अप इस तरह से करता हूँ कि ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं नॉर्मल 120 और 80 ये एवरेज है, एक नॉर्मल एवरेज की आदमी की एवरेज है तरह से देखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो बॉडी है किस पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म के साथ उसने एडजस्ट किया हुआ है। ये अगर इससे ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर कम हो तो उस पर प्रॉब्लम नहीं होता। 160 170 को भी हम नॉर्मल में ही लेते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई सिम्टम्स हो। तो इसकी सिम्टम्स जो लो ब्लड प्रेशर की डॉक्टर साहब ने बताई उनको मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ या एक्सप्लेन क्या ले करता हूँ कि सबसे पहले आपको ये लगेगा कि आप कमज़ोरी फील कर रहे हैं, लेथार्जिक हैं। इसके बाद आपको चक्कर आ रहे होंगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप गिर भी सकते हैं। इस पर अभी और बात करते हैं, कॉल लेते हैं और देखते हैं कॉलर हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं वसीम बोल रहा हूँ लाहौर से। मैं डॉक्टर नदीम सरवर से पूछना चाहूँगा कि ये ब्लड प्रेशर का तो मसला एक होता ही है बंदे को। जी जी। तो सर इसके साथ ये बंदे का वजन मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है। मेडिसिन तो हम खा रहे होते हैं जी, ठीक है, काफ़ी ग़िज़ाएं छोड़नी पड़ती हैं, पर उसके बावजूद भी वज़न क्यों बढ़ जाता है, या मतलब इसमें कोई इस तरह होगा बंदे का वज़न ना बढ़े? जी। पूछना चाहते इसके बारे में कुछ आगाही करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है आवाज़ आ रही है आपकी क्वेश्चन की। जी, आपने अपना नाम सरवर बताया है। जी सर। जी, सरवर साहब लाहौर से बोल रहे हैं। उनका डॉक्टर साहब क्वेश्चन है, मुझे लगता है स्पीकर में शायद आवाज़ नहीं आ रही। उनका क्वेश्चन ये है कि जब किसी बंदे को ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो मेडिसिन यूज़ करता है और बहुत सारी ग़िज़ाएँ नहीं खाई जाती। इस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और ब्लड प्रेशर बढ़ने को अवॉइड करने के लिए कौन कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मेजर जो मैंने शुरू में बात की थी उन पे हम अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो क्वेश्चन उनका ये था कि एक बंदा है, उसका ब्लड प्रेशर
प्रेशर हो गया, वो बहुत सारी दवाइयाँ खा रहा है, बहुत सारी मेडिसिन पे है और ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट कंट्रोल है, लेकिन वज़न बढ़ रहा है, इसकी क्या रीज़न है? लाइफ मॉडिफाइड, अगर तो अपने डॉक्टर से प्रॉपरली चेकअप के लिए जा रहे हैं, बीपी भी कंट्रोल में है, मेडिकेशन भी ले रहे हैं, तो उसमें कोई और रीज़न भी हो सकती है। कोमॉर्बिडिटी कहीं देखनी पड़ेगी डॉक्टर साहब को, उन्हें अपने डॉक्टर्स को जिनसे भी वो मेडिसिन ले रहे हैं तो उन्हें अपना फॉलोअप देखना चाहिए, अपना लिपिड प्रोफाइल प्रॉपरली, LFTs वगैरह। मैं जो समझा उनके क्वेश्चन का मतलब ये था कि क्या कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है कि वज़न बढ़ जाए? नहीं, ऐसा मोस्टली तो ऐसा नहीं है ज़्यादा मेडिसिन। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि किसी भी मेडिसिन का ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी खुराक में देखना पड़ेगा, आपको बताना होगा डॉक्टर साहब को कि आपका सुबह का खाना क्या है, 12 बजे क्या ले रहे हैं, आप नाइट में क्या ले रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हेल्थी रहने के लिए क्या क्या हो सकती हैं, आया क्या वॉक कर रहे हैं कि नहीं, आपके खाने में जो है वो फैट्स के कितना रोल्स है, कोल्ड ड्रिंक्स या फास्ट फूड या बाहर की चीज़ें आप कितना ले रहे हैं वीकली या जैसे भी है, तो उसमें वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी सरवर साहब। ठीक जी, सरवर साहब सम अप करते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं उनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो वज़न है वो नहीं बढ़ता। वज़न बढ़ने की और बहुत सारी रीज़न्स हैं, जैसा कि सबसे पहली तो ये है कि आपका डाइट और लाइफस्टाइल का या एक्सरसाइज का बैलेंस है कि नहीं है। अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आप कैलोरीज़ की इनटेक कर रहे हैं, खाना ज़्यादा खा रहे हैं और एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो यकीनन आपका ब्लड जो वज़न है वो बढ़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो फैमिलियल ओबेसिटी है वो भी है। ओबेसिटी पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। तो आपके लिए मशवरा डॉक्टर साहब का भी और मेरी तरफ से भी यही है कि आप अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं फैमिली मेडिसिन के या जनरल मेडिसिन के, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनसे बात करें, उनको बताएं कि मेरी ये रीज़न्स हैं, तो होपफुली वो आपके बाकी के जो मसाइल हैं ना वो उनको देख के तो ये डिसाइड करेंगे कि आपका ब्लड वज़न जो है वो क्यों बढ़ रहा है। वो पहले डेफिनेटली आपकी डाइट और आपकी एक्टिविटी को देखेंगे और फिर उसके बाद जो बाकी की बीमारियां हैं उनको भी देखेंगे, तो उससे आपका जो वज़न है वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम होता है, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे जाके हम लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन जो कि कॉर्नर स्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के लिए, उस पर बात करनी है और खिदमत खल्क के बारे में भी हमने बात करनी है। और हम बात करेंगे सीबोरिक डर्माटाइटिस या डैंड्रफ जो बढ़ जाती है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको लाइफ लाउंज में खुशामदीद कहते हैं। आप लाइव कॉल करके अपने क्वेश्चंस और अपनी सजेशंस हमें दे सकते हैं और आप भी हमारे लाउंज का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट का आपको पता है, नंबर्स आप देख रहे हैं, इन पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं। मेरे आज के दोनों मेहमान अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। एक मुफ्ती मोहम्मद तारिक साहब जो आज बात कर रहे हैं खिदमत खल्क के बारे में, और डॉक्टर नदीम सरवर फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों होता है। और मैं जो वो हम बात कर रहे थे सीबोरिक डर्माटाइटिस की। तो अब सीबोरिक डर्माटाइटिस या डैंड्रफ जब बढ़ जाती है तो उसमें होता क्या है कि सर के अंदर जो लीजन बन जाते हैं, बड़े बड़े से या छोटे से डैंड्रफ के जो पैचेज़ हैं वो बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आती है, ख़ारिश होती है। इवन यहाँ तक होता है कि बाज़ औक़ात उसमें से ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। जब इस लेवल पे चला जाए सीबोरिक डर्माटाइटिस तो इसका मतलब है कि अब आपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना है ताकि वो आपको प्रॉपरली ट्रीट कर सके। इसमें फिर ओवर द काउंटर जो शैम्पूज़ हैं और बाकी की चीज़ें हैं वो फ़ायदा नहीं देती। यूज़ तो आपने करनी है। तो इसमें होता ही है कि ऑयलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओलिव ऑयल जो है वो आप अगर डेली कर सकें या अल्टरनेट डेज़ पे कर सकें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये है कि टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं हम लोग, और एंटी फंगल शैम्पूज़ होते हैं, लोशंस होते हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं यूज़ की जाती हैं
डिज़ीज़ की सीवियरिटी के हिसाब से कि कितनी ज़्यादा डिज़ीज़ है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिर्फ एंटी फंगल जो शैम्पूज़ हैं या लोशंस हैं उनके इस्तेमाल से ये ट्रीट हो जाती है। अगर नहीं हो तो फिर हम जो है आगे जाके तो बाकी की जो है टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं वो देते हैं, या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होती हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें यह है कि प्रोसीजर्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ जो मेडिसिन हैं उन्हीं से ही बेहतर होता है और आपके लाइफस्टाइल से कि आप पानी की इनटेक ज़्यादा कर देते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करते हैं ताकि उसकी वजह से ख़ारिश नहीं हो और फिर लीजन्स बढ़े नहीं। अभी हम चलते हैं डॉक्टर नदीम सरवर की तरफ और उनसे पूछते हैं कि लो ब्लड प्रेशर की तो हमने बात कर ली, थोड़ा सा जो पीछे रह गया था वो जो मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि उन्होंने जिक्र किया था कि लो ब्लड प्रेशर एक वजह जो है वो ये भी होती है कि उसमें अगर डायरिया है या नमकियात और पानी लूज़ हो रहा है तो वो ब्लड प्रेशर उससे भी लो हो जाता है। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए कि अगर डायरिया या लूज़ स्टूल की वजह से या वोमिटिंग की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए? घर पे उसको मैनेज किया जा सकता है या कि हॉस्पिटल में जाना ही ज़रूरी है? जी जी, इसमें यह है कि आप सिम्प्टोमेटिकली देखते हैं अगर तो पेशेंट घर में ही मतलब फर्स्ट हमारे यहाँ ये है कि अमूमन तौर पे घरेलू टोटका ही यूज़ किया जाता है जी। उसमें ORS अगर आप घर में अवेलेबल है या बाज़ार से लेके स्टोर से लेके आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर तो मेंटेन हो रहा है, अगर आपका डायरिया सेटल हो रहा है ठीक है, या फिर आप हेल्थी कुछ डाइट ले लेते हैं, बनाना ले लें, दही या जो भी खिचड़ी वगैरह है ठीक है, ले लें। अगर तो आपके लूज मोशन कवर कर रहे हैं, आपकी वोमिटिंग अगर तो स्टेबल हो रही है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो आपको फ़ौरन इमरजेंसी जो भी करीबी आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक या जो भी है वहाँ अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है। इससे बेहतर कि आप मज़ीद वो हो जाए। इससे यह है कि बीपी आपका वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। फिर अगर वहाँ पे बीपी लो है या जो आपकी जो सिम्टम्स हैं डायरिया के, सबसे पहले उन्हें स्टेबल किया जाएगा। उसमें वो जो भी है इनिशियली जो डॉक्टर्स होगा पास वो उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि सबसे पहले तो ये है कि जब भी किसी को डायरिया शुरू होता है या वोमिटिंग होती है तो ORS अवेलेबल है, आप ORS जो है मार्केट से ले लें, नहीं तो आसान सा हाल है आप 1 लीटर पानी लें, उसमें 8 चम्मच शुगर के चीनी का डालें और 1 चम्मच जो नमक है वो डालें तो वो आपका ORS बन गया है। इसमें सिर्फ पोटाशियम आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आप बनाना ले सकते हैं, योगर्ट और बनाना। इससे ये है कि योगर्ट जो है इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कमेंसल जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया जो खुराक को हजम होने में मदद देते हैं वो वाले बैक्टीरियाज योगर्ट में होते हैं। तो आप योगर्ट और बनाना को गुड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, गुड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, तो वो आप मिक्स करके लें। अगर फिर भी ये नहीं सेटल होता तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही हैं? शहनाज बीबी बोल रही हूँ जी शहनाज। बहावलपुर से। जी शहनाज कैसी हैं आप? ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि बीपी के बारे में। जी कि जब ये जो चलने पे से सांस फूलता है, जी जी ये भी बीपी का इशू होता है? ठीक है, इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन है? इसके अलावा और कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं यही अच्छा। चलने पे सांस फूलता है और दिल की धड़कन भी तेज होती है जी। इसका बीपी से इशू है कोई के या वेट की वजह से है? ठीक है, आपका वजन ज्यादा है? जी। अच्छा, इसके बाद ये बताएं कि ये हर वक्त जब भी आप चलते हैं तब ऐसा होता है या हाँ, कभी जब भी चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़े या जो भी थोड़ी सी वॉक करने सांस फूलने लग पड़ता है और साथ में लेग पेन भी शुरू हो जाती है। ठीक है डॉक्टर जी, ये हमारे कॉलर थे भावलपुर से, इनका क्वेश्चन ये था कि जो ब्लड प्रेशर इनको है और लेकिन इनका दूसरा मसला ये है कि जब भी ये चलती हैं थोड़ा सा तो इनका सांस फूल जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तब भी सांस फूल जाता है और टांगों में दर्द भी शुरू हो जाती है। क्या ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है? जी मोस्टली लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा, लेकिन उसमें यह है कि आपने उनसे पूछा है कि उनका वेट कितना हाँ जी, है? उनका वज़न ज़्यादा है। वज़न ज़्यादा। BMI का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है। जो आपका ओवरवेट है वो BMI इंडेक्स मोस्टली तो सभी लोग नहीं जानते कि ये कैसे मेजर किया जाता है, लेकिन यह कि BMI आप जो भी करीबी डॉक्टर साहब उनसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब मेरा BMI कितना है, तो वो वहाँ पे आपको बता सकते हैं। अगर तो हमारा एवरेज जो है एज ए एशियन कंट्रीज़ 19 से 25 है।
ठीक है। नहीं। हाँ जी, जो मैं उनका असल में क्वेश्चन आप डिटेल से नहीं सुना ना, इसलिए जो मैं समझा वो आपका नॉर्मली ब्लड प्रेशर की वजह से सांस नहीं फूलती और इसकी कोई और वजह हो सकती है, उनकी ओबेसिटी की वजह से, और सांस का इशू हो सकता है उन्हें, शायद उन्हें फिर थायराइड का कोई अपना चेकअप करवाना चाहिए है, कोई हार्मोन इशू की वजह से। एक चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थायराइड और हार्मोन्स वो सारे इतने डेंजरस नहीं है जितना हार्ट का इशू डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर सांस फूल जाती अगर है, आपका चलने बीपी हाई से, हो रहा है तो फिर उसमें आपका हार्ट का कोई और इशू भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपको असेस करके बता देंगे कि आपका हार्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली होता क्या है कि अगर जो सिंपल प्रॉब्लम्स है ना उनको डिस्कस तो हम करते हैं, लेकिन अगर वो जो सिम्टम्स है वो लीड कर रही हो कि कोई डेंजरस इशू हो सकता है तो उसको पहले एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर में कार्डियोमायोपैथी के इश्यूज आ जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की प्रॉब्लम होती हैं, उस वजह से कहीं ये तो नहीं है। तो इसलिए आप अपने जो हार्ट है उसका जो है चेकअप जो है ना वो डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। वो आपकी एज के हिसाब से और आपके वेट के हिसाब से और बाकी के भी पैरामीटर्स को देख के वो उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अभी हम चलते हैं जनाब मुफ्ती तारक मुस्तफ़ाई साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं, उन्होंने कुरान करीम की रोशनी में हमें बहुत सारे वाक़यात से बताया कि हिदायत हल कितनी ज़रूरी है और कुरान करीम में उसका कितना ज़्यादा जोर दिया गया हुआ है। अभी हम आते हैं कि अहादीस में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के उसवा से हिदमत खल्क किस तरह से सीखी जा सकती है और किस तरह से उसकी इम्पॉर्टेंस वाज़े होती है। जी बिल्कुल, हदीस रसूल के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सहाबा के साथ जो बर्ताव है ना जी, वो हमारे लिए मशाल राह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जो असुफ़ा वाले जो सहाबा कराम अटैच थे, जो आपके पास ही रहते थे और पढ़ते थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ बैठ के खाना तनावल फरमाते थे। एक ही प्याले के अंदर खाना डाला जाता और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा होकर उनके साथ ही खाना खाते। तो इससे भी खिदमत खल्क का हमें एक बहुत खूबसूरत टॉपिक मिलता है। इसी तरह उमूमी जो होता ये है कि औलाद ये समझती है कि शादी के बाद जब औलादें हो जाती हैं सबकी, तो वो जुदा जुदा रहने लग जाते हैं कि फ़लाँ बेटा है वो अलहदा रहता है, फ़लाँ बेटा अलहदा रहता है। तो वो उमूमी ये समझते हैं कि शायद वो अपने हुकूक से जो उनके ज़िम्मे वालिदैन के हुकूक थे उनसे दस्तबरदार हो गए या उनसे वो हुकूक उठा लिए गए। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ये अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरा जो वालिद है ना वो मेरी इजाज़त के बग़ैर मेरा माल ले लेता है, मुझसे पूछता नहीं है, मुझसे तलब नहीं करता, अपनी मर्ज़ी से जाता है, जितना उसे चाहिए होता है ना वो उससे ले लेता है और मुझसे इजाज़त नहीं लेता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा और उस सहाबी के वालिद को तलब किया गया। अब वो वालिद आ रहा है और रास्ते में ना उसने कुछ ना कुछ सोचा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही और बज़रिया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगाह कर दिया गया कि इसने ना रास्ते में कुछ सोचा है कि जो बेहतर हो सकता है कि उसका सहाबा के सामने ज़िक्र किया जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब वो सहाबी पहुँचे ना, कि आपने जब रास्ते में आ रहे थे आपने सोचा क्या? तो वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी बात ठीक है कि इससे मैं पूछता नहीं, इससे इजाज़त नहीं लेता, इससे मांगे बगैर मैं इसका माल ले लेता हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे फरमाएंगे ना तो आज के बाद मैं माल नहीं लूँगा, इससे लूँगा नहीं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जब मैं आ रहा था ना तो मैंने ये सोचा कि जब ये बचपन के अंदर था, जब ये छोटा था, तो इसकी ज़रूरियात थी जिसका मैं ख्याल करता था। और हैरानगी की बात यह है कि जब ये बचपन के अंदर था इसे ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका माशरे के अंदर इलाज नहीं था। जब मैं अतिब्बा के पास, हुक्मा के पास जाता था उस ज़माने में, तो मुझे वो डॉक्टर या तबीब जो उस ज़माने के अंदर थे वो कहते थे इसका इलाज है ही नहीं। लेकिन या रसूलल्लाह, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं इसे अपने कंधों पे उठा के बड़ी दूर तक लेके गया और इसका मैंने इलाज करवाया। आज ये ठीक है, लेकिन आज ये ठीक है, आज मैं कमज़ोर हो गया, बुढ़ापा जो है मेरे ऊपर तारी हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं कमा नहीं सकता। और साथ में वो रोने लगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये गमख्वारी देखी, परेशानी देखी ना, तो आपने पूछा ये कितना माल लेता है? या रसूलल्लाह, अपनी ज़रूरत का ही थोड़ा बहुत लेता है। तो सरकार का बड़ा खूबसूरत जुमला था जो आज की औलाद के लिए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के हवाले से जो बेहतर से बेहतरीन साबित हो सकता है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अंता व मालू का लिया भी का, कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तेरा भी मालिक तेरा बाप है, क्योंकि इस दुनिया में आने का जो वसीला बना वो तेरा बाप बना। और आज तो अगर तू है तो माल कमाता है ना, तो लिहाजा तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि औलाद के ज़िम्मे जो अपने वालिदैन के हुकूक ये हैं कि वो अलहदा भी हो जाएं
तो वालिद जब चाहे जितना चाहे उनके माल से ले भी सकते हैं सही। और उनसे कुछ शरीयत मुताहरा के उसूलों के मुताबिक कोई पूछगिछ नहीं हो सकती। सही। मैं तो जब भी ये हदीस शरीफ डिस्कस होती है बैठे हुए दोस्तों में या उलमा के साथ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लफ्ज़ों में, चंद अल्फाज में इतनी बड़ी बात समझा दी गई कि जो देखा जाए अगर कि जो बच्चा किसी भी तरह से कुछ भी कर ले, जितनी मर्ज़ी आप आजकल की मेडिकल साइंस में कह लें कि वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है कि वो ब्लड जो हम चेंज करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपने बाप के नस्ब से नहीं निकल सकता। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप उस नस्ब से नहीं मतलब कहा गया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर तू नस्ब से नहीं निकल सकता ना, तो वो तेरा माल भी एक्चुअली तेरे बाप ही का है, वो उसी की प्रॉपर्टी है, वो तो इससे निकल नहीं सकता। अगर तूने अपने माल को अलग करना है ना, तो पहले नस्ब से निकल, जो कि मुमकिन नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से निकल तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा डेफिनेटली वालिदैन की तो शान ही क्या निराली है कि आप कुछ भी कर लें, आप जितना मर्जी करें, उनके आप हुकूक को का एक 100वां हिस्सा भी नहीं दे सकते। अभी हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ब्लड प्रेशर के लिए हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर जब किसी को ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर अपर लिमिट से भी ऊपर जाता है, तो उसको जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आपकी खुराक को किस तरह से चेंज करना है और आपके लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज करना है। और दूसरा होता है मेडिसिन्स पे हम बाद में आएंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं कि वो क्या क्या करें कि जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी रहे, और अगर है तो वो वापस आने की तरफ आए, और अगर नहीं है या उनकी फैमिली हिस्ट्री में है, क्योंकि ये भी है कि 95% जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन में आते हैं जिसकी रीजंस का आमतौर पे पता नहीं होता। तो अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो वो उसको किस तरह से डिले कर सकता है या उससे किस तरह से बच सकता है, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन उसको अपनानी चाहिए। लाइफ मॉडिफिकेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डाइट, जैसे आजकल अमेरिका ने एक डैश के नाम से मुतारफ़ कराया है, डैश डाइटरी आपकी जो है प्लान को कैसे बनाया जाए। ठीक है। फूड्स में इसमें यह है कि आपको हेल्थी फूड्स खानी है या आपको कौन सी रोकनी है। ठीक है। हेल्थी फूड में क्या है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं। ठीक है। वेजिटेबल। और बैड में क्या है, जंक फूड्स हैं और फैटी जितनी भी हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हैं, उनको आपने रोकना है। मोस्टली आज के अगर हम लाइफ को देखें तो हमारी 50% जो डाइट्स है वो आउट ऑफ है, हम बाहर से ले रहे हैं। ठीक है। कॉलेज में चले जाएं, वैसे यूनिवर्सिटी में जॉब हैं जो भी, वो मोस्टली उनका जो खाना है 50% आउट ऑफ होम है। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, नो एक्सरसाइज है। हम सुबह 9 बजे अगर ऑफिस गए हैं तो 5 बजे आए हैं तो बस घर में आके तो अपना टीवी है या सोशल मीडिया है। जब से मोबाइल आया है तो वैसे ही हमारी जो एक्सरसाइज है वैसे ही लिमिटेड हो गई है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 30 मिनट मिनिमम। इसमें सबसे बड़ी लाइफ मोटिवेशन यह है कि आपने भी बताया कि मोरूसी जो वालिदैन से आ रहा है, तो अगर आपको वालिदैन से आ रहा है तो 35 के बाद आपको खुद ऑटोमेटिकली डॉक्टर पास के जाके अपना आप चेकअप करवाना चाहिए, अपना BMI चेक करना है, अपना लाइफ देखें कि मैं रोज़ाना कितनी वॉक कर रहा हूँ। 30 मिनट 35 प्लस आप हैं तो 30 मिनट मस्ट है आपके लिए कि आपने एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज ब्रिस्क होनी चाहिए। ठीक है। हल्की फुल्की नहीं। ठीक है। ब्रिस्क मतलब ब्रिस्क से मुराद है कि अगर लेडीज़ वॉक के लिए जा रही हैं तो 90 स्टेप्स पर मिनट। आप डिजिटल आजकल वो जैसे तस्वीर वगैरह पे कर रहे हैं, और अगर मेल जा रहे हैं तो ये नहीं है कि फर्स्ट डे आप 90 स्टेप पे जाएंगे, आस्ता आस्ता 6 वीक्स के अंदर। इसी तरह मेल जा रहे हैं तो 120 स्टेप्स पर मिनट। ये एक ब्रिस्क वॉक। पहले ये भी एक छोटा सा बता दें कि नमक जो सोडियम जो है इसमें बीपी हाई होने में जो सबसे बड़ा रोल है वो आपका सॉल्ट है। सही। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपकी जो ओबेसिटी है, ये वक्त के साथ साथ आपको 6 मंथ्स या 1 साल के बाद जाके बताएगी कि आपका बीपी हाई हो रहा है। लेकिन साल्ट एक ऐसा है कि अभी आपने खाया तो ये अभी आपका बीपी हाई हो जाएगा, इसलिए इसका सबसे बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर में। ठीक, मतलब ये है कि जो लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं उनको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लेके आऊँ, डॉक्टर साहब ने बड़ी टेक्निकल बातें की हैं कि सबसे पहले तो ये है कि अगर ब्लड प्रेशर
आपको है या आप प्रोन है, आप हायर लिमिट्स में हैं, तो अपने साल्ट की इनटेक जो है ना आप अपने नमक को कम कर दें, सबसे कम ना होने के बराबर कर दें। सबसे पहला तो ये है कि आप नमक को कम करें। इसके बाद जो आपकी डाइट है और इसमें कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो भी आपने रिड्यूस करने हैं। जैसे जंक फूड के साथ आप पेप्सीज लेते हैं, ये जितने जो भी आपकी drinks हैं। जंक फूड है वो डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो करेगी ये कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाएंगे, आपका वेट बढ़ जाएगा। ये दोनों जो है ना ये पैरामीटर्स हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की तरफ आते हैं। तीसरी चीज़ एक जो शायद डॉक्टर साहब बोल गए बताना, वो ये है कि स्मोकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या स्मोकर हैं तो आप उसको रिड्यूस करें और स्लोली उसको ज़ीरो पे ले आए। और स्मोकिंग दो तरह की होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक तो ये है कि आप खुद स्मोक कर रहे हैं और दूसरा ये है कि आप स्मोक के इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। आप 4 दोस्त बैठे हुए हैं, उनमें से 3 या 2 स्मोक कर रहे हैं और आप स्मोक नहीं कर रहे, तो आपके लिए भी वो उतना ही डेंजरस है, बल्कि हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही डेंजरस हो, क्योंकि वो तो फिल्टर के साथ जा रहे हैं और आप डायरेक्टली उसको इनहेल कर रहे हैं। तो दोनों तरह की स्मोकिंग को रिड्यूस करें। आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो उस वज़न को रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर आप वज़न कम करते हैं तो उससे भी। और फिर आपकी जो डाइट है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं आप तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है आपके लिए। और इसके अलावा स्ट्रेस जो है वो भी ब्लड प्रेशर के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्ट्रेस हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों का स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं है। ये जानबूझ के हमने अपने ऊपर लिया हुआ है। जब से हमने मामलात को अपने हाथों में लेना शुरू किया है तब से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, डॉक्टर साहब ने कहा तस्बीह पे वॉक करते हैं। मैं तो वो तस्बीह वालों को देखता हूँ तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये अपने स्टेप्स नहीं काउंट कर रहे हैं, ये दुरूद शरीफ पढ़ रहे होंगे या अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे। तो आप भी यही करें कि जब आप वॉक के लिए जाएँ या एक्सरसाइज के लिए जाएँ तो अपने हाथ में काउंटर या तस्बीह ले लें। और अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा भी है और हुक्म भी है। जिस्मानी रूहानी दोनों इलाज हो जाते हैं। आप दोनों को एक ही वक्त में लेके जाते हैं। अभी चलते हैं मुफ्ती तारक साहब की तरफ और उनसे ये फाइनल मैंने कमेंट्स पूछना है कि जो जानवर हैं खिदमत हल्क में उनका कितना रोल है? खिदमत खल में वो भी मुस्तहिक हैं। जब अन्नास का लफ्ज़ अपना सूरत बकरा की आयत नंबर 83 के अंदर जो आया ना अन्नास का लफ्ज़, उससे मुराद हर ज़ी रूह है। वो इंसान भी है, वो जानवर भी है, तो सब जो है वो खिदमत खल के अंदर शामिल हैं। अब मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस थरपाकर जो अपना गर्मी उफ्तादा और सहूलियात से दूर उफ्तादा जो इलाके हैं वहाँ पे हमारी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी वेलफेयर की तंजीमें जो है वहाँ पे पहुँची हैं, वो काम कर भी रही है और करना भी चाहिए। ये भी मतलब मेरे पास टाइम शार्ट हो रहा है सब, मैं यहीं पे बात को कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि एक तो मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लेके आए और आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की। मैं ज़्यादा बात वही थरपारकर वाले इशू पे ही भी करना चाह रहा था कि आज हमें एक उफ्ताद आई हुई है, हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम आई हुई है, तो इसमें कोशिश किया जाए कि इस आफत को कलेक्टिवली दो तरह से इसको आपने चेक जो है ना इससे छुटकारा हासिल करने की 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर्वसजूद हों और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि गुनाहों की भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से ये आफात आती हैं। तो कलेक्टिवली इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, नमाज इस्तिस्क़ा के लिए जाएँ। और दूसरा ये है कि अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वहाँ पर जितने इंसान जितने जानवर जो भी ज़ीरू मौजूद हैं उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ें। और यहाँ पे भी सिटीज़ में भी आपके सामने बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है और उस गर्मी में कोशिश करें कि आप अपने इर्द गिर्द आप अपने घर में जानवरों और चिड़ियों और परिंदों के लिए जो है वो पानी का भी एहतमाम करें और उनकी खुराक का भी एहतमाम करें। और इसके बेनिफिट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और आगे जाकर भी मिलेंगे इंशाल्लाह। किसी और वक्त में हम बात करेंगे कि इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ब्लड प्रेशर की हमने बात की, उसके लिए टेक होम मैसेज यही है कि कोशिश करें कि आप मेडिसिन पे जाने की बजाय अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें, उससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस पे हमने बात की, उसके लिए आपको बताया कि आपने क्या क्या करना है, उस तरफ भी आएँ, वो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही होता है। अपने मेज़बान डॉक्टर इदरीस को इस बात के साथ, इस पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि हम खिदमत खल्क भी करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात, हाँ वो इंसान है, जानवर है, चरिंद है, परिंद है, जो भी हैं, जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद के लिए मौजूद होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।